हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे स्टॉक्स में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं और शायद आप जानते भी हैं कि आरपीएफ रिक्रूटमेंट 2024 की नोटिफिकेशन आ चुकी है, जो कि सब इंस्पेक्टर और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए भर्ती की जाएगी। तो जो नोटिफिकेशन आया है, दोनों को मैंने एक कंबाइंड करके मेन जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं, जो आपको फॉर्म भरने से लेकर रिक्रूटमेंट होने तक जानना ज़रूरी होता है, उसके बारे में मैंने एक शॉर्ट पीडीएफ बना ली है। ये मात्र जो आप देख पा रहे हैं, ये मात्र 4 पेज की पीडीएफ है और इसके बारे में जो मेन पॉइंट है उसमें हम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं और फॉर्म भरते समय क्या गलती नहीं करनी है, क्या सावधानी बरतनी है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको जानना ज़रूरी है। तो शुरुआत पॉइंट वाइज पॉइंट करते हैं और बताते हैं क्या क्या इसमें ज़्यादा जो पॉइंट्स हमने उनको शॉर्ट लिस्टेड किया है, क्या क्या ज़रूरी है आपके हिसाब से। सबसे पहले जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के लिए जो नोटिफिकेशन हुई है वो पॉइंट है। इसकी जो फॉर्म शुरुआत होने की जो डेट है वो 15 अप्रैल है तथा 14 मई लास्ट डेट है। रात के 12 बजे से पहले से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये क्लोज हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। तो लास्ट डेट का आपको इंतज़ार नहीं करना है और जहाँ से डालना है, कहाँ से नहीं डालना है, वो आप डिसाइड करें। और मतलब लास्ट डेट का आप इंतज़ार होने से बचें, क्योंकि लास्ट में सर्वर डाउन हो जाता है। आरपीएफ टेक्नीशियन आरआरबी टेक्नीशियन की जो भर्ती आई थी उसमें बड़ी थोड़ी सी दिक्कत आई थी, जिन्होंने लास्ट डेट के चक्कर में जो कैंडिडेट्स हमारे रह गए थे। मॉडिफिकेशन जो विंडो करेक्शन है वो 15 मई से चालू हो जाएगा और 24 मई तक वो चालू रहेगा। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये बाद की बात है, लेकिन फ़िलहाल आपको जितना याद रखना है कि ये 15 तारीख यानी कल से शुरू हो रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, यहाँ पर पूरा एकदम डिटेल में दिया गया है कि किसके कितने पोस्ट हैं, किसकी क्या मतलब बेसिक पे है, किसका क्या मेडिकल है, क्या एज है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये इसमें एक स्टार मार्क करके एक पॉइंट दिया गया है, ये आपको ध्यान देना है। इसमें ये मेंशन किया गया है कि ऑलरेडी कोविड पैंडेमिक की वजह से हमने 3 साल का जो रिलैक्सेशन है वो दे दिया गया है। अगर नहीं देते तो इसका मतलब ये हो जाता कि जो आपकी जो एज है वो 20 से 28 की जगह 20 से 25 होती, 18 से 25 की जगह 18 से 28 की, 18 से 25 कांस्टेबल के लिए एज होती। कितनी वैकेंसी है वो यहाँ पर अच्छी तरह से मेंशन है। और एक ये नोट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना ज़रूरी है। जितनी भी वैकेंसी आई हैं उसमें से 10% रिजर्वेशन एक्स सर्विस मैन कैंडिडेट्स के लिए है तथा 15% रिजर्वेशन फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। जो भी टोटल वैकेंसी है उसका ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। और ये इसमें ये जो पहला पॉइंट है वहाँ से शुरुआत हम करते हैं। पहला पॉइंट ये है, कैंडिडेट वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट्स ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। कहने का मतलब ये, जो कैंडिडेट्स फाइनल रिजल्ट आने का इंतज़ार कर रहे हैं अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है, क्रूशियल डेट फॉर क्लेम ऑफ SC ST ABC, यानी जो कहने का मतलब ये है, जो भी क्रूशियल डेट होती है, यानी जो फॉर्म भरना चाहते हैं, जो क्लेम कर रहे हैं SC ST और EBC का और EWS का, तो वो जो क्लोजिंग डेट है उससे पहले का वो आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ये इसमें बताया गया है। तीसरा पॉइंट है इम्पोर्टेंट, तीसरा पॉइंट ये है कि इसमें जो भी आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना है वो ऐसा डालना है जो आगे हमेशा चले, जिसमें आपको क्रिएट अकाउंट यानी अकाउंट जो भी आप बना रहे हैं वो आगे हमेशा रहे। और एक बार अगर अकाउंट हो गया जनरेट तो उसके बाद उसमें मॉडिफाई नहीं होगा किसी भी स्टेज में, खासकर मोबाइल और आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और ईमेल आईडी वगैरह को लेकर। आप थोड़ा सा ये सोचकर डालें और समझें। चौथा पॉइंट है आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। इसमें क्या है, इसमें एक CBT होगा, ये मैंने मेंशन किया है। CBT के बाद इसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट तथा PMT होगा। PMT मतलब आप देख पा रहे हैं फिजिकल मेजरमेंट, यानी आपकी चेस्ट हाइट, इस तरह से उसमें मेजरमेंट होता है। और ये फिजिकल जो होगा इसमें कितनी हाई जंप है, कितनी लॉन्ग जंप है, कितनी रनिंग है। और रनिंग है तो लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए अलग अलग उसमें दूरी है और तथा उसके साथ टाइमिंग भी दिया गया, वो हमने नीचे डिस्कस किया हुआ है और बताएंगे उसके बारे में भी। और अब आगे चलते हैं। आगे ये जो पॉइंट हैं, जितने भी जो पॉइंट हैं मेन उसमें हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ज़रूरी थोड़ा सा वीडियो हो जाएगी लंबा, तो उसमें हम थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। और अब बात करते हैं जो पॉइंट हमारे हैं, ये जो है 10 टाइम्स ऑफ
नंबर्स और वैकेंसीज इसमें ये मेंशन किया गया है कि जो भी आपका टेस्ट होगा उसके 10 गुने कैंडिडेट्स जो है डीबी और फिजिकल के लिए लिए जाएंगे। और उसके बाद जो है नेगेटिव मार्किंग जो आपकी रहेगी, नेगेटिव मार्किंग आपकी जो रहेगी 1/3 रहेगी। ये आपको पॉइंट जो है आपने ये जो मेंशन कर सकते हैं, ये जो पॉइंट है ये 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग रहेगी। उसके अलावा अगला जो पॉइंट है ये 6वां पॉइंट, ये याद रखना है कि अगर कोई भी कैंडिडेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कोई भी कैंडिडेट एक से ज़्यादा एप्लीकेशन अप्लाई करता है, अगर किसी भी लेवल पे आरआरबी को पता चलता है, आरआरसी को पता चलता है, तो वो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है। इस वजह से ऐसी गलती ना करें, सोच समझकर फॉर्म ही अप्लाई करें। 7वां पॉइंट ये है कि अगर कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जो रिमूव फ्रॉम सर्विस किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से या पीएसयू से, तो वो कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। 8वां पॉइंट ये है, आप देख सकते हैं कि आपका जो सिग्नेचर होगा, ये सभी ऐसे पॉइंट हैं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो आपका ये 8वां पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो जो आपका सिग्नेचर है वो आपका ब्लॉक और कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। और लास्ट में आपने देख रहे होंगे डिसजॉइनिंग लेटर, यानी डिसजॉइनिंग का मतलब होता है कि आपका जो सिग्नेचर होता है वो जो लेटर हैं वो लेटर अलग अलग यानी दूर दूरी पर नहीं होने चाहिए, उनमें स्पेस नहीं होना चाहिए। सपोज दैट आपका नाम श्याम है तो एस स्पेस दे के एच स्पेस दे के वाई इस तरह से लिख रहे हैं तो वो गलत है। ये इसका मतलब ये डिसजॉइंटेड लेटर का मतलब ये है कि दूर दूर स्पेस नहीं होना चाहिए लेटर्स में। अगला जो पॉइंट है, अगला इस पर आता है ये 9वां पॉइंट। 9वां ये कह रहा है आरआरबी रिजर्व द राइट टू चेंज मॉडिफाई टर्म एंड कंडीशन, यानी आरआरबी को पूरा अधिकार है कि वो मॉडिफाई कर सकता है कोई भी कंडीशन को, कोई भी टर्म एंड कंडीशन को ऐड भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है। तो इस हिसाब से ये आपको देखना है। एज रिलैक्सेशन के बारे में यहाँ पर अच्छे से दिया गया है पूरा, आप ये पूरा आप अच्छे से देख सकते हैं। लेकिन एक इसमें चीज़ दी गई थी, सोचा मैं बता दूं, तो ये जो पॉइंट है आपका 4था नंबर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। फीमेल कैंडिडेट्स हु आर विडो, डाइवोर्स्ड और जुडिशियल सेपरेटेड फ्रॉम हस्बैंड बट नॉट रीमैरिड, यानी कहने का मतलब है कोई भी फीमेल कैंडिडेट जो विडो हो और डाइवोर्स्ड हो या फिर जुडिशली यानी कानूनी रूप से अपने पति से अलग हो गई हो तथा उसने दूसरी शादी अगर नहीं की है, तो उनको जो है अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर छूट दी जाएगी। जो भी एज है 20 से 28 उसके अलावा ये भी छूट उनको एज में दी जाएगी। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगला जो पॉइंट है ये हम मेन पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा जल्दी। और उसके बाद ये अब आपको अपने हिसाब से देखना है। ये फ़ी के बारे में दिया गया है, जनरल की और ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस वालों की 500 रुपये है और SC ST की और जो ईबीसी कैंडिडेट है उनकी 250 रुपये जो है फ़ीस है, ये आप देख पा रहे होंगे। उसके अलावा आगे चलते हैं। ये जो मेन पॉइंट है ईबीसी वगैरह का मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा मैं सलाह देना चाहूँगा। ईबीसी जो कैंडिडेट्स हैं ये जो है उनकी वो अप्लाई कर सकते हैं जिनकी पारिवारिक इनकम सालाना 50,000 से कम है। यानी कहने का मतलब जिन पर आय प्रमाण पत्र अब करंट में होगा जो वैलिड होगा उस पर 50,000 से इनकम जो होनी चाहिए सर्टिफिकेट पर, यानी या 48,000 को या 49 का, कहने का मतलब 50,000 से कम का, तो वो ही उस पर ईबीसी पर टिक करें जब भी फॉर्म अप्लाई करें। इस चीज़ का आप ध्यान कर सकते हैं। अगला पॉइंट है ये वाला जो एक एनओसी है, ये मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एनओसी उनके लिए है जो फ़िलहाल करंट में जॉब करते हैं, खासकर हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो ज़्यादातर ग्रुप डी में हैं, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि आप एनओसी ज़रूर लें। एनओसी कैसे मिलता है कैसे नहीं मिलता वो उस पर भी मैं एक वीडियो में लाऊंगा। मैंने लगभग पूरी जानकारी ले ली है पूछ-पाछ के सबसे, और उसके बारे में भी एक वीडियो बना दूंगा। तो कहने का मतलब है एनओसी भी आप ले लें, वरना आगे थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। और दिक्कत क्या होती है, थोड़ा सा एनओसी मिल जाता है तो उससे आपको एक बड़ा फ़ायदा भी होता है। उसके बारे में भी हम आपसे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। आगे देखिए इसके अलावा है ये जो पॉइंट है अगला, कंप्यूटर जो टेस्ट है ये, इसके बारे में ये जो है सिलेबस के बारे में दिया गया है। कितने अच्छे से मैंने इस पीडीएफ को बनाया है। जो मेन पॉइंट है, क्या सिलेबस है, कितना क्या चाहिए किसको, कितना एग्जाम है, किसमें कितने क्वेश्चंस आएंगे, उसके बारे में पूरा डिटेल में बताया गया है। और आगे थोड़ा सा इसमें मैं दिखाना चाहूँगा ये जो पॉइंट हैं पूरे जो भी इसमें है। क्वालिफ़िकेशन जो आरपीएफ इंस्पेक्टर की है ग्रेजुएशन है, सब्जेक्ट वाइज किसमें कितने मार्क्स आने हैं, और एक ये पॉइंट है आरपीएफ कांस्टेबल जो क्वालिफ़िकेशन है ये 10th आधार पर ये भर्ती आई है, कितने मार्क्स हैं, ये सब कुछ इसमें
दिया गया है। तो इस हिसाब से आप ये आराम से देख सकते हैं। उसके अलावा ये जो अगली चीज़ है, टेस्ट क्वालिफाई करेंगे तो आपका फिजिकल एफिशिएंसी तथा फिजिकल और ये पीएमटी वगैरह इसके बारे में होगा, फिजिकल मेजरमेंट वगैरह होगा। तो किसका कैसे होगा ये मैंने थोड़ा सा डिटेल में बताया गया। बता दूं आरपीएफ के लिए भी, सब इंस्पेक्टर के लिए जो है वो है मेल कैंडिडेट्स का क्राइटेरिया अलग है, फीमेल कैंडिडेट्स का क्राइटेरिया अलग है। इस वजह से मैंने अलग अलग बना दिया है, तो इस पर भी आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। और आरपीएफ कांस्टेबल का भी जो क्राइटेरिया वो अलग है, मेल का अलग है और फीमेल कैंडिडेट्स का अलग है। उसे भी ये आप आराम से देख सकते हैं। इसके अलावा एक बात आपको और देखनी है कि जो पीईटी और पीएमटी यानी फिजिकल एफिशिएंट और फिजिकल मेजरमेंट क्वालिफाइंग नेचर है, इसका कोई भी मार्क्स आपको मिलेगा नहीं। और रेलवे वालों ने एक सुविधा और अच्छी दी है इस बार कि अगर आपको किसी भी टेक्निकल इशू से रिलेटेड या फॉर्म भरने से रिलेटेड अगर कोई भी आपको समस्या है तो ये ईमेल आईडी तथा मोबाइल नंबर दिया गया है, जो कि 10 बजे से 5 बजे तक चालू रहेगा वर्किंग डे। यानी कहने का मतलब है फ्राइडे टू सैटरडे जनरली होता है। तो इस टाइम पर आप सुबह 10 बजे शाम के 5 बजे तक कॉल कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी क्वेरी है। तो ये मैंने वीडियो बनाया था, और जो भी अगर इससे रिलेटेड अगर कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और यही पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। ये मेरी मेहनत थी, मैंने काफ़ी इसमें समय आज दिया, संडे को काफ़ी 2 से 3 घंटे मैंने इसमें लिए। तो कृपया करके वीडियो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। ये पीडीएफ अच्छी लगी होगी तो अगर जैसा मेरा अपना इसमें से शॉर्ट जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने सिलेक्शन किए हैं। और इन्हीं बातों के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। अगली कोई भी अपडेट का आप इंतज़ार कर सकते हैं। जैसा भी कोई अपडेट मिलेगा हम आपसे शेयर करेंगे। धन्यवाद।